हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम देखने वाले सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम जनरली कवर करने वाले हैं सेट्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स, देन ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस है जो सेट्स के ऊपर किए जाते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन, जनरली अलजेब्रिक ऑपरेशंस, तो हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद पावर सेट का एक जो कंसेप्ट है वो देखने वाले, देन रिलेशंस, मैपिंग्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड फंक्शंस हम भी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज आइए पहला टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग है डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। तो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एज एलिमेंट्स। उसको क्या बुलाते हैं? एलिमेंट्स बुलाते हैं, या मेंबर्स भी बुलाते हैं। ठीक है, उसको क्या बुलाते हैं? मेंबर्स भी बुलाते हैं। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, देखो ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3। तो 1 2 3 क्या है? आर मेंबर्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ ए। हम क्या बुला सकते हैं कि 1 2 3 क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ए या मेंबर्स ऑफ ए। तो इनको जनरली हम करली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है वन, अभी देखो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे वन है जो है, वन ए का मेंबर है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथ्स में? वन बिलोंग्स टू ए होता है। ठीक है, वही जो फोर है, ये फोर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या हो जाएगा? फोर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको लिखेंगे कैसे फिर हम? फोर डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, फोर डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे देखो, अभी ये जो थ्री लिया है इसका सबसेट लिया हुआ है। सबसेट का हम कंसेप्ट देखेंगे, बट थ्री यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, उसका एक पार्ट लेके उन्होंने एक नया सेट बनाया है। जैसे ही करली ब्रैकेट आता है वो क्या बन जाता है? एक नया सेट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? थ्री इज अ सबसेट ऑफ ए, थ्री इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो सेट्स एंड सेट्स की वापस एक यहाँ पे डेफिनेशन बोली हुई है हमने कि सेट्स ऑफ कंप्यूटर्स इन द लैब देख लो, या कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन IIUM जो कॉलेज है ऐसा कुछ, तो उन्होंने बोला है कि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स है उनका कलेक्शन देख लो। तो ये क्या होता है? सब एग्जाम्पल ऑफ सेट्स है। ठीक है, बट व्हाट इज द सबसेट देन? कोई भी जो सेट है, एक सेट दिया है, मान लो आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके ही हमने कुछ एलिमेंट उठा के एक नया सेट बना दिया। ये सेट ए दिया है। जनरली सेट जो होते हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स, जो अल्फ़ाबेट जो होते हैं A to Z, उसके कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मान लो उसमें मैंने एक बी सेट लिख दिया 2 3, इसी के दो एलिमेंट्स उठा के एक नया सेट लिख दिया 2 3। तो बी क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा। तो बी इज अ सबसेट ऑफ क्या हुआ? ए हुआ। बहुत ईजी वाला कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स होते हैं दो तरीके से किया जाता है। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म अभी जो हमने देखा था वही है कि आप सीधा सीधा जो नंबर्स है उनको लिख दो, तो बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना, मतलब छोटे सेट्स के लिए पॉसिबल है, 2 4 एलिमेंट्स है या 5 6 एलिमेंट्स तो हम लिख सकते हैं, बट कोई सेट में 100 एलिमेंट्स है या 200 एलिमेंट्स है तो लिखना मुश्किल हो जाता है। वैसे टाइप के लिए हम क्या लिखते हैं? सेट बिल्डर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो रोस्टर फॉर्म में जो होता है, जैसे देखो एक सेट ए दिया उन्होंने 1 4 9 16 एंड 25। यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि दे आर द स्क्वायर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो वही अगर मुझे किस में रिप्रेजेंट करना? सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में क्या करते हैं? दिस सेट के जो एलिमेंट्स है, दिस सेट के जो एलिमेंट्स है ऑल रिप्रेजेंटेड एज अ वेरिएबल एक्स, उनको एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी एक्स में रिप्रेजेंट किया, बट एक्स तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको आगे एक्स को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो एक्स को कैसे डिफाइन कर रहा है कि एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? एन स्क्वायर होगा। बट व्हाट इज एन हियर? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल्स टू 5। क्लियर है? एन यहाँ पे कैसे डिफाइन किया हमने कि एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर है। यहाँ पे हमने एन को आगे डिफाइन किया, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 5। आप देखो एन लेस देन इक्वल टू 5 लेके देखो, आपको यही सेम सेट मिलेगा। सेम थिंग वैसे बी एग्जांपल दिया हुआ है, तो सेट बिल्डर में लिखना भी बहुत ईजी हो जाता है, बट आपको पता होना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आप इसमें आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखो एक रियल नंबर बहुत बड़ा सेट है। ठीक है ना, रियल नंबर्स मतलब क्या होता है? ऑल नंबर्स दैट एग्जिस्ट। बहुत बच्चों को ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑल नंबर, जितने भी नंबर एग्जिस्ट होते हैं या जो नंबर तुम सोच सकते हो, जो नंबर तुम लिख सकते हो, वो हर एक नंबर क्या होता है? रियल नंबर। तो उसको याद कैसे रखना है कि रियल नंबर कैसा है? ठीक है, तो रियल नंबर को जस्ट थिंक ऑफ ऑल द नंबर्स यू नो। आपको जितने भी नंबर्स पता है, ईच एंड एवरी नंबर इज रियल नंबर। आप पाई लिख सकते हो, ये भी रियल नंबर है। √3 लिखते हो, ये भी रियल नंबर है। आप 1.3478 लिख दो, ये भी रियल नंबर है। आप कुछ भी लिख दो,
एवरी नंबर इज रियल नंबर, जितने नंबर आप लिख सकते हो या जितने नंबर पॉसिबल है वो सब नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स है। तो आगे आते हैं, अभी देखो ये कुछ सिंबल्स है जो जनरली हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो जनरली अगर आपको एन दिखता है कहीं पे कैपिटल एन, तो ये नेचुरल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। अगर डब्ल्यू दिखाते हैं तो जनरली होल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। जेड और जो आई होता है इट इज फॉर इंटीजर्स। जेड प्लस होता है तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, ठीक है। जेड माइनस आता है तो ये निगेटिव इंटीजर्स के लिए। उसके बाद जो क्यू होता है वो रैशनल नंबर्स के लिए होता है। आर जो होता है रियल नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। सी जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, बट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं होता है तो इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे हम। उसके बाद ये देखा था हमने इप्सिलॉन जैसे साइन है, इप्सिलॉन जैसा साइन है, इसे बिलोंग्स टू बुलाते हैं, ठीक है। और ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है और एक होता है ये फॉर ऑल, ठीक है। ये होता है फॉर ऑल, उल्टा वी है वो या उल्टा ये है तो ये बोल जाएंगे फॉर ऑल। ये सिंबल जो है फॉर ऑल के लिए यूज करता है। आगे चलते फिर देखो, अभी जो रियल नंबर ये सबसे बड़ा सेट है। जनरली हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। जो सबसे बड़ा सेट है जो रियल नंबर है। अभी तो रियल नंबर को उन्होंने वापस दो सेट्स में डिवाइड किया। रियल नंबर को वापस क्या किया, दो सेट्स में डिवाइड किया। एक आता है आपका रैशनल नंबर, एक आता है इरेशनल नंबर। रैशनल को हमने क्यू से लिखा था, सही है। तो रैशनल जो होते हैं जनरली डिफाइन एज अ क्यू बाई क्यू, पी बाई क्यू, ठीक है। पी बाई क्यू में डिफाइन करते वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे आपका क्यू का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल क्या होंगे, जो ये पी बाई क्यू में आएंगे नहीं आएंगे इस फॉर्म में, जो रैशनल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल। तो इरेशनल का एग्जांपल जनरली √3 होता है या √5 होता है या √7 होता है, ठीक है। या जो रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग बुलाते, देखो जैसे उनको, या 3 पॉइंट में 6 बार लिख देता हूँ तो ये क्या होता है, रिकरिंग होता है। 6 क्या हो रहा है, टिल इन्फिनिटी जा रहा है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स में। तो इरेशनल नंबर का जो ब्रांच है यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं। इरेशनल नंबर के आगे कोई पार्ट नहीं होते हैं। बट जो रैशनल नंबर है उसको वापस दो टाइप में हम सब मतलब अलग अलग कर सकते हैं। एक होता है फ्रैक्शनल और एक होता है इंटीजर। मतलब मान लो एक नंबर लिख रहा हूँ 1.3, तो ये 1 एक क्या हुआ, इंटीजर हुआ, वही 0.3 क्या हुआ, उसका फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। 0.3 क्या हुआ, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो होगा आपको 0 to 1 में लाइज होता है, ठीक है। तो 0.3 फ्रैक्शन में लिखा जाता है। या मैं अगर 7.3 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 7.4 लिख रहा हूँ, या 7.4 क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ। 7 क्या हुआ, कंप्लीट नंबर हुआ। तो इंटीजर्स मतलब क्या होता है, जो विदाउट फ्रैक्शन है। 1 2 3 -1 -4 -5, निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सब किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स में। और जो बचे वो बीच में क्या आ जाते हैं, फ्रैक्शंस में आ जाते हैं। अभी इंटीजर्स में वापस दो चीज़ें हो गई। एक तो निगेटिव इंटीजर्स आ गए, अभी बात की थी। तो निगेटिव इंटीजर्स देखो -∞ से स्टार्ट होता है, -3 -1 -3 -2 -1 खत्म है यहाँ पे, ठीक है। आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव यहाँ पे होल नंबर लिखा हुआ है, बट पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जनरली इंटीजर्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीजर जो होते हैं आपके -∞ से स्टार्ट हो रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 इसके आगे चले जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है और पॉजिटिव इंटीजर है, -1 तक के आपके निगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं, सॉरी -∞ से -1 के आपके निगेटिव है। 1 से इसके आगे जब जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे अप टू इन्फिनिटी। जीरो ना पॉजिटिव में आता है ना निगेटिव, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव, तो वैसे ही रह जाता है वो, ठीक है। बट अगर मैं जीरो से काउंट करना स्टार्ट कर दूँ तो वो आ जाता है आपका होल नंबर। मतलब आप 0 1 2 3 अब लिख दो तो ये आ जाएगा आपका होल नंबर्स में, ठीक है। तो होल नंबर्स में उन्होंने जीरो को हटा दिया, जो बचा वो क्या आ जाएगा आपका नेचुरल नंबर्स। मतलब पॉजिटिव जो इंटीजर्स है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर्स, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हमने 1 से काउंट करना स्टार्ट किया था। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय एन। होल नंबर डिनोटेड बाय डब्ल्यू। जीरो तो जीरो ही से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर जो होता है जनरली आई से डिनोट करते हैं, निगेटिव इंटीजर आई माइनस या जेड माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते फिर अभी सबसेट्स के ऊपर ही बात हुई थी हमने कि कोई भी एक बड़ा सेट है या गिवन सेट है, उसमें से क्या कर दो आप, एक सेट निकाल के लिख दो तो उसे क्या बोल देंगे हम, सबसेट बोल देंगे। तो अभी देखो यहाँ पे ऊपर की केस में सबसे बड़ा सेट कौन सा था, आपका रियल नंबर का था, ठीक है। सबसे बड़ा सेट कौन सा था, रियल नंबर। रैशनल नंबर इरेशनल उसके क्या बन गए, सबसेट बन गए। तो देखो सीक्वेंस कैसे बन रहा है, देखो सबसे नीचे आता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर हुआ। देखो सीक्वेंस कैसे जा रहा है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट हुआ, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट हुआ, इंटीजर का। होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर इज अ, रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर। एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। बन गया ना सीक्वेंस, समझ में आया सबसेट।
मतलब उसी के पार्ट उठा के हमने क्या बना दिया, एक नया सेट बना दिया, ठीक है। उसी के कुछ नंबर्स उठा के या मेंबर्स उठा के या एलिमेंट्स उठा के हमने एक नया सेट बना दिया, तो आपका क्या बन जाता है, नया सेट बन जाता है, ठीक है। तो सबसेट वही होता है, यहाँ पे दिया एग्जांपल देखो, सबसेट ये ए सबसेट ऑफ बी मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। नाउ टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में जो इंपॉर्टेंट तीन आते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट और आता है एक एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बुलाते हैं। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नल सेट। नल सेट मतलब क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। जनरली डिनोट ऐसे करते हैं उसको, या फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। फाई ये सिंबल जो है जीरो ये करके उसमें आप एक लाइन मार दोगे तो क्या हो जाएगा, उसे फाई सिंबल बुलाते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं उसे क्या बुलाते हैं, हम एम्प्टी सेट बुलाते हैं। फाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट जो है काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हैं, जो कि क्या है, काउंटेड है, ठीक है। और जो इनफाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट्स हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेड होते हैं, ठीक है, या अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आपका नेचुरल नंबर का सेट हुआ या रियल नंबर का सेट हुआ, जितने भी हम सेट अभी ऊपर देखे थे मोस्टली सबके सब सेट्स क्या थे आपके, एक्सेप्ट जीरो का सेट छोड़ के आई थी, बाकी सब सेट क्या आ जाएंगे आपके, इनफाइनाइट सेट आ जाएंगे। फाइनाइट में जिसमें एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन दिया यहाँ पे एग्जाम में, आपको डायरेक्ट ऐसे एम्प्टी सेट नहीं पूछेंगे, ठीक है। एक सेट ए दिया है सच दैट एक्स वेर एक्स क्या है यहाँ पे, इज अ रूट ऑफ रियल रूट ऑफ इज अ रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे एक्स डिफाइन किया हुआ है और वो बोला है कि इट्स अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का रियल रूट है। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है, अगर आप इसके रूट फाइंड करने जाओगे, आप देखो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, आपने अगर अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे फाइंड करते हैं, वो आता है आपका वन माइनस फोर, तो ये माइनस थ्री मतलब लेस देन जीरो हो जाएंगे। मतलब दिस क्वाड्रेटिक डज नॉट हैव एनी रियल रूट, डज नॉट हैव एनी रियल रूट, एक उसके रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो रियल रूट ही एग्जिस्ट नहीं करते मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या हुआ आपका, एम्प्टी सेट हुआ। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे टाइप में आएंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। वही टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, यहाँ पे मैं पूरे एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से सुनिए। देखो एम्प्टी सेट की अभी बात की थी हमने, एम्प्टी सेट की बात की थी यहाँ पे, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, उसे क्या बुलाते हैं, एम्प्टी सेट बुलाते हैं। नाउ सिंगलटन सेट जो है, सिंगलटन सेट उसके नाम में ही पता चला होगा कि जिसमें सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट। एक मिनट, इसे क्या बुलाते हैं हम, सिंगलटन सेट बुलाते हैं। जिसमें क्या एक ही एलिमेंट आएगा उसे क्या बुलाते हैं हम, सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट ऊपर ही बात होगी थी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। इक्वल सेट्स की बात करते हैं। अभी देखो दो सेट्स आपको गिवन है यहाँ पे, मान लो आपको दो सेट्स गिवन है, एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5, और एक सेट बी दिया मैंने such that x is such that x equals to n और n belongs to natural number and n is less than equal to 5। देखो अभी ये रोस्टर फॉर्म में, यही सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। मतलब सेट ए एंड बी वैसे देखा जाए तो सेम ही एलिमेंट्स बता रहे हैं हम, ठीक है। ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 2 3 4 5, और ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली उसके साथ उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, अंदर वाले जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो इस सेट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअल में बी को, तो ये भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वैसे भी सेम है, इसमें अंदर वाले एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी उसको क्या बुलाएंगे हम, इक्वल सेट्स बुलाएंगे, ठीक है। जनरली इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे ABC दिया है मान लो, और सेट बी दिया आपको CBA दिया हुआ है, तो देखो इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है, तो ऑर्डर बस चेंज है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। सेट्स के अंदर जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है, आप 1 2 लिख दो या 2 1 लिख दो, इट डजेंट मैटर, बोथ सेट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मतलब क्या होता है, जिसमें बस ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या हो गए, बी हो गए, देन इट इज कॉल्ड एज अ इक्विवेलेंट सेट। जैसे देखो ए दिया आपका ABC, और आपका जो सेट बी है इट इज गिवन एज अ 1 2 3, तो यहाँ पे देखो एन ऑफ ए भी 3 है, एन ऑफ ए कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, वही एन ऑफ बी भी कितने आ रहा है आपके 3 आ रहे हैं, तो इसे क्या बुलाएंगे हम, इक्विवेलेंट सेट्स। यूनिवर्सल सेट मतलब जो बड़ा सेट माना जाता है, कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली यूनिवर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एक बड़ा सेट होता है तो हम उसको यूनिवर्सल सेट बुलाते हैं।
सबसेट हमने देखा था ऑलरेडी। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है, अगर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तो ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है। ए इज अ प्रॉपर ऑफ सबसेट ऑफ बी मतलब ए इज नेवर इक्वल्स टू बी, ए कभी बी के इक्वल नहीं हो सकता, वो हमेशा उसका क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। तो यही बाकी कंसेप्ट है, ठीक है। पावर सेट हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पावर सेट देखते हैं यहाँ पे भी। पावर सेट जो है, अच्छे से डेफिनेशन देख लीजिए इसका, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से वापस। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए इज कॉल्ड एज अ पावर सेट, इज कॉल्ड एज अ पावर सेट, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, ठीक है। मान लो एक सेट क्या गिवन है, ए गिवन है। अभी जो सेट ए है उसके सेट हमने ए दिया 1, 2, उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल उतने लिख दीजिए। आपको जितने सबसेट उसके पॉसिबल लग रहे हैं उतने लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे एक सबसेट क्या आएगा, 1 आएगा, एक सबसेट क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और एक सबसेट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 1, 2 एक खुद का सबसेट ही होता है, ठीक है ना। एक सेट खुद का सबसेट होता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया। और एक नल सेट जो होता है 5 सेट, वो हमेशा हर किसी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसके कितने सबसेट हो गए, 4। तो ये सबसेट का मैंने सेट लिख दिया। अभी 4 सबसेट है, ये 4 क्या मिले, सबसेट्स मिले थे, उसका मैंने सेट लिख दिया। मतलब क्या कर दिया, दोनों के साइड में करली ब्रैकेट्स लिख दिया। तो ये हो गया तुम्हारा P ऑफ ए, दिस इज अ पावर सेट ऑफ ए विच हैज एलिमेंट, ये वाला फर्स्ट वन करली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 1, 2 एंड 5, ये उसके एलिमेंट है। मतलब देखो यहाँ पे देखो बात क्या हो रही है, देखो बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो 1 है ना यहाँ पे, ये उसका एलिमेंट है। मतलब आपका जब कंसेप्ट आएगा तो ये 1 बिलोंग्स टू, करली ब्रैकेट के अंदर 1 बिलोंग्स टू P ऑफ ए, ऐसा होगा। हम ये सबसेट नहीं बोलेंगे। सबसेट कब बोलेंगे, देखो ऐसा, मतलब उसके बाहर अगर मैं करली ब्रैकेट लगाता हूँ, ये एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है, उसके बाहर वापस करली ब्रैकेट लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वो सबसेट बन जाएगा P ऑफ ए का। तब बन जाएगा वो सबसेट ऑफ P ऑफ ए। अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तब बन जाएगा वो सबसेट। इस केस में क्या रहेगा, वो बस वो एलिमेंट रहेगा, ठीक है। और इसमें और एक बात देखो, यहाँ पे लिखा भी हमने 2n, इसमें एलिमेंट्स कितने हो रहे, 1, 2, 3, 4। ए में कितने एलिमेंट्स थे, 2। तो अगर आप देखोगे n ऑफ P ऑफ ए जो होता है, n ऑफ P ऑफ ए, उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2n होता है। जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स थे, इसमें नंबर ऑफ n ऑफ ए कितना था आपका, 2 था, तो n कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 कितना हुआ, 4 एलिमेंट्स आए। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स मिले, 4। वैसे अगर मान लो ए में 3 एलिमेंट्स होते, ए बी सी ऐसा कुछ, ठीक है, तो मेरा n ऑफ P ऑफ ए जो होगा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2/3, दैट इज 8। कितने एलिमेंट्स रहेंगे उसमें, 8 एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। पावर सेट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अभी ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करें, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहला ऑपरेशन आता है यूनियन ऑपरेशन। तो आपका जो यूनियन होता है ना, इट इज ट्रीटेड एज और। जब भी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो टॉपिक था ना, उसमें जैसे और आता है, तो यही सेट्स में हम उसको यूनियन जैसे यूज करते हैं। तो यूनियन में क्या होता है, जो सेट ए में भी है और जो सेट बी में भी है, वही किस में आ जाता है, यूनियन में आ जाता है। मान लो जैसे एग्जांपल देखिए, सेट ए गिवन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और आपका सेट बी गिवन है 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये 3, 4, 5 तो क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आपको उनको एक ही बार काउंट लेना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा मेरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे बुलाते हैं हम वेन डायग्राम, ठीक है। उसके 2-3 स्पेलिंग है, बट जनरली आप जैसे ठीक लगे लिख लीजिए, ठीक है। WENN, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। लाइक पिक्चर में अगर आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे क्या बुलाते हैं, वेन डायग्राम बुलाते हैं। तो देखो ये सेट ए आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा सेट ए बराबर है, ये पूरा सेट है, ये पूरा सेट बी है आपका। तो उन दोनों को मैंने यूनियन लिया, मतलब जितना भी टोटल एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ए यूनियन बी हो जाएगा। बस आपके जो कॉमन एलिमेंट्स थे ये वाले, उनको बस हमने क्या भरा, एक बार ही काउंट किया हुआ है, ठीक है। उनको कैसे, एक बार ही काउंट किया हुआ है। आगे चलते हैं, अभी इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम, कॉमन पॉइंट्स, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी में जो कॉमन है वो लेते हैं। देखो 3, 5, 7 एंड 3, 5, 7 ए में भी है एंड बी में भी है। जैसे ए दिया आपका 1, 2, 3, 4 और बी दिया आपका 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे देखो 3, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन हो जाएगा, ठीक है। जो ए में भी आता है और जो बी में भी आता है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो इंटरसेक्शन मतलब ये एंड जैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इंटरसेक्शन जो है एंड के जैसे ट्रीट किया जाता है। एंड मतलब क्या, ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए। देखो आप बोलते टाइम भी बोल रहे हो,
जो एलिमेंट ए में भी होने चाहिए एंड बी में भी होने चाहिए। ऊपर कैसे बोलते थे हम, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, ठीक है, ए में हो या बी में हो ऐसे, ठीक है। आगे चलते इसमें भी। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या करते हैं, देखो जब मैं ए माइनस बी कर रहा हूँ, देखो ए सेट दिया यहाँ पे भी गलत, ये गलती करते बच्चे कि ए दिया आपको 1 2 3 4 और बी दिया मान लो 3 4 5 6। तो मेरा जो a माइनस बी जो होता है ना, a माइनस बी इज ओनली, ये जो a से जो कॉमन एलिमेंट्स है 3 4 3 4 वही हटते हैं, और a माइनस बी बचता है 1 2। -5 -6 नहीं लिख देना है, या 5 6 कुछ भी नहीं लिखना है आपके, बस a के जो देखो यहाँ पे दिखाया भी है, जो कॉमन एलिमेंट्स है ना a एंड b के, वो बस हटाया मैंने। बाकी जो रीजन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी हो जाएगा। तो आपका, और इसका बेस्ट डेफिनेशन बताता हूँ आपको, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। a माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a माइनस a इंटरसेक्शन b। कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। देखो a माइनस a इंटरसेक्शन b मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वही हट जाएंगे, ठीक है। वैसे b माइनस a क्या हो जाएगा आपका, फिर b माइनस b इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन b, डजेंट मैटर, वो सेम ही होता है, ठीक है। तो ये वाला जो इस साइड वाला जो रीजन दिख रहा है आपका, ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका b माइनस a, ये क्या हो जाएगा b माइनस a, ठीक है। तो ये आपका b माइनस ए हो रहा है, और ये आपका क्या हो रहा है a माइनस बी। तो b माइनस ए का भी डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं हम, b माइनस ए लिख रहे हैं, ठीक है, या b माइनस बी इंटरसेक्शन है, ठीक है, या a इंटरसेक्शन b, सेम ही होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अभी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट में भी बहुत ईजी वाला कंसेप्ट होता है कि कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, देख लो जैसे 1 to 10 एलिमेंट्स दिए जिसमें, और मैं उसमें एक सेट ए लिख देता हूँ 1 to 5 वाला, क्या 1 2 3 4 5 वाला, ठीक है। तो ये सेट है ए मेरा, जो 1 2 3 4 5 है। तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के यूनिवर्सल के बाकी सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला हटा तो जो भी बचेगा वो यूनिवर्सल का किस में आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यू माइनस ए हो जाएगा। यू से ए हटा दो, बचा जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जनरली इसको ए रेस टू सी भी डिनोट करते हैं। उसकी एक प्रॉपर्टी भी ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है। वो दिख भी गया होगा आपको, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, वापस ए आता है। आगे चलते हैं। अभी ये कुछ वेन डायग्राम से यहाँ पे दिखाए हुए हैं जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखो पहला जो सेट है हमने देखा था ए यूनियन बी होता है, जो कि पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। ए यूनियन बी है जो कि पूरा का पूरा एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। उसके बाद आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला रीजन हो जाएगा, सही है, जो कॉमन रीजन दोनों में। अभी देखो नेक्स्ट ए डेल्टा बी का एक ऑपरेशन बोला है। तो ए डेल्टा बी क्या बोला है उन्होंने, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो यार इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे साइड में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो आपका एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक सेट दिया हुआ है, मान लो ये बड़ा वाला सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से ये सेट आपका ए आ रहा है, सेट क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और ये दूसरा जो आपका सेट बी आ रहा है, यहाँ पे जो आपका सेट बी आ रहा है, ये आपका सेट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ए यूनियन बी। अभी ए यूनियन बी की जब बात करते हैं, देखो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ए यूनियन बी डिनोट करता हूँ। ये पूरा वाला जो रीजन है आपका, ये पूरा वाला क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको ए यूनियन बी। उसमें से उन्होंने क्या हटाया, ए इंटरसेक्शन बी हटाया। उसमें से क्या हटाया उन्होंने, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला रीजन हटा रहा है उसमें से। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा वाला रीजन हटा रहा है, ये वाला, देखो ये वाला। क्लियर है, ये इंटरसेक्शन बी होता है ना आपका, ये इंटरसेक्शन बी होता है। तो वो वाला रीजन हटाते हैं तो आपका बचेगा कौन सा, ये वाला रीजन आपको, ये वाला और ये वाला। क्लियर हुआ। तो ये आपका ए डेल्टा बी हो गया। अभी उसके बाद उन्होंने ए कॉम्प्लीमेंट बोला है। वो तो ऑलरेडी हमने बोला था कि ए का रीजन छोड़ के जो भी रीजन बचेगा वो क्या रहेगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वापस दो सेट से आपके, एक सेट ए आ रहा है और एक सेट क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है। एक सेट ए आ रहा है, ये सेट ए आपका, और ये दूसरा सेट क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है। ये दूसरा सेट बी, ये दूसरा सेट क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन बी डैश, अभी ए जो है मेरा, ये पूरा ए है मेरा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो रीजन है ब्लैक वाला वो मेरा ए है, सही है, उतना ही बोला उन्होंने। और इंटरसेक्शन क्या बोला हुआ है, बी डैश बोला। अभी बी डैश की बात करते हैं पहले। बी डैश को मैं वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है।
रेड लाइन से या ग्रीन लाइन से ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन से। देखो ये बी डैश जो होगा ये पूरा आ जाएगा, बी को छोड़ के जो भी रीजन आएगा वो क्या आ जाएगा आपका बी डैश में आ जाएगा। ये वाला देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी आपका बी डैश हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पूरा रीजन। तो आप देख रहे होंगे इसमें कि अगर ये बी डैश और इनका इंटरसेक्शन है तो कॉमन रीजन जो हो रहा है दोनों का, कॉमन रीजन जो हो रहा है देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये और ये वाला, ठीक है, जिसमें डबल दोनों लाइन्स आ रही है। अगर आप थोड़ा देखोगे जूम करके, देखो ये दोनों लाइन्स आ रही है उसमें, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है तो देख लो जूम करके, ये क्या आ रहा है दोनों लाइन्स आ रहे हैं उसमें, तो वही रीजन हुआ, ठीक है। ये वाला रीजन जो आ रहा है आपका क्या हो रहा है इंटरसेक्शन बी डैश। सेम ए इंटरसेक्शन बी डैश भी क्या हो जाएगा आपका सेम ही उस साइड में आ जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद क्या आपका ए यूनियन बी डैश। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी डैश की। ध्यान दो ए यूनियन बी डैश में क्या कर रहे हैं हम अभी, ए यूनियन बी डैश में देखो आपको एक सेट दिया हुआ है जो बाहर का, ठीक है, एक बाहर वाला सेट दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अंदर जो है एक सेट ए आ रहा है आपका, तो सेट ए जो है पूरा है आपका, ठीक है ना, सेट ए जो है पूरा है, यहाँ पे सेट ए ड्रॉ किया मैंने। और उसके बाद क्या बोला हुआ है उन्होंने, सेट बी जो है बी डैश बोला हुआ है, ठीक है, सेट का जो बी है उसका, ये बी है उसका डैश लिया हुआ है, तो बी ये अंदर आएगा तो डैश क्या आ जाएगा आपका, ये वर्टिकल लाइन्स लेता हो, ठीक है, ये पूरा बी डैश आ जाएगा आपका, ठीक है। बस ये वाला रीजन छोड़ के इतना 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 वाला रीजन छोड़ के क्या आ जाएगा आपका बी डैश आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा आया आपका बी डैश। तो आपको इसमें ही दिख रहा होगा कि आपको यूनियन चाहिए, तो यूनियन में क्या आ जाता है एक बार भी लाइन आती है, सिंगल लाइन आती भी तो चल जाएगा। देखो ये वाला रीजन बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, वहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ये बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही। वो वाले रीजन को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, पहले अगर लिखते तो क्या लिखते थे उसको बी माइनस ए लिखते थे, याद है ना, क्या लिखते थे बी माइनस ए। तो बी माइनस ए रीजन छोड़ के पूरा क्या हो जाएगा आपका आ रहा है, तो आपको इसको और रिप्रेजेंट करने का, इसी को ए यूनियन बी डैश को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, बी माइनस ए का डैश हो गया, सही है ना, वही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद ए डैश यूनियन बी डैश जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा, वो दिख भी रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश का ए यूनियन बी डैश हो जाएंगे, ये लॉस भी है, वैसे याद भी रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, अगले पॉइंट पे चलते हैं अभी। अगला पॉइंट दिया हुआ है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगला जो दिया हुआ है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जनरली क्या होता है, ध्यान दो, अभी दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन, देखो हमने एडिशन देखा था सेट्स का, उसके बाद सेट्स का एडिशन देखा, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन भी देखा, यूनियन भी देखा, इंटरसेक्शन भी देखा। अभी कार्टेशियन में हम देखने वाले मल्टीप्लिकेशन देखने वाले, कार्टेशियन में क्या देखने वाले मल्टीप्लिकेशन। तो दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मान लो एक सेट दिया आपको ए 1 2 3 और सेट बी दिया हुआ है ए बी, ठीक है। तो मैं अगर ए क्रॉस बी ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो नया सेट मतलब आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होता है एक सेट होता है। तो इसमें एलिमेंट्स आते हैं, देखो 1 से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, उसके बाद आ जाएगा आपका 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, और उसके बाद क्या आएगा 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, इजी वाला है बहुत, कि 1 से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, ऐसा चीज़ है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ए इंटू बी में 1 2 3 4 5 6। तो मैं अगर यन ऑफ ए क्रॉस बी लिखता हूँ, यन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज़ नथिंग बट यन ऑफ ए इंटू यन ऑफ बी। ध्यान दो, यन ऑफ ए कितना है आपके 2 3 है, और यन ऑफ बी कितने आपके 2 है, तो 3 2 का कितना हो रहा है 6 ही हो रहा है। क्लियर है, तो यही है। उसके बाद अगर उन्होंने बोला है कि बी क्रॉस ए हो सकता है क्या इक्वल, बी क्रॉस ए, अगर बी क्रॉस ए मैं फाइंड करता हूँ, देखो बी क्रॉस में क्या आ रहा है मेरा ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 और ए कॉमा 3, ठीक है। उसके बाद बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 एंड बी कॉमा 3। एलिमेंट्स तो उसमें ही 6 आ रहे हैं, ठीक है। यन ऑफ बी क्रॉस ए में भी क्या आ रहा है, यन ऑफ बी क्रॉस अगर ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें भी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और इसमें भी एलिमेंट 6, तो दोनों में एलिमेंट 6 सेम ही आ रहा है, तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट्स बुला सकते हैं। हमने कंसेप्ट देखा था ऊपर कि इक्विवेलेंट सेट्स उनको बुला सकते हैं, बट हम उनको इक्वल सेट्स नहीं बुला सकते, क्योंकि 1 कॉमा ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू ए कॉमा 1, ये अलग अलग चीज़ होती है। ये हमें जो ऑर्डर पेयर होता है ना अपना एक्स वाई, जैसे एक्स वाई में पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं 1 कॉमा 2 लिख रहा हूँ तो 1 कॉमा 2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 2 कॉमा 1, सही है ना। 1 कॉमा 2 तो 1 कॉमा 2 होता है, जिसमें x की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू 2 होती है। वही 2 कॉमा 1 में x की वैल्यू 2 होती है और y की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। वो दोनों सॉरी दे आर नॉट इक्वल, दे आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। इक्विवेलेंट तो बोल सकते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं है। क्लियर है,
आगे चलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की बात, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में देखो, अभी ऊपर हमने देखा था एक मल्टीप्लिकेशन देखा था, ऑर्डर पेयर देखा था, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन क्या होता है, उसमें से भी कुछ रिलेटेड है, मतलब कुछ एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो ये एरो डायग्राम जो होता है उससे हम डिनोट करते हैं। मान लो एक रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, ए इज दिया था जैसे 1 2 3 और बी दिया था आपको ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है आपका 1 2 3, ये सेट ए हो रहा है, सही है, और ये आपका सेट बी है ए कॉमा बी। तो अभी देखो सेट ए के एलिमेंट्स बी से कुछ रिलेशन से रिलेटेड है, दे आर सम रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो इसको जनरली ए आर बी लिखते हैं, रिलेशन जो होता है ए आर बी। तो मान लो 1 जो बी से कनेक्ट है, 2 जो ए से कनेक्ट है, 3 जो ए से कनेक्ट है, 2 जो बी से भी कनेक्ट है। तो ये क्या हुआ, रिलेशन हुआ। मतलब रिलेशन जो आ रहा है आपके ए आर बी, जो रिलेशन का सेट्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, 1 कॉमा बी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 2 कॉमा ए, उसके बाद 2 कॉमा बी एंड उसके बाद आ रहा है 3 कॉमा ए, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको, दे आर, अभी देखो जो रिलेशन सेट है, जो इट इज अ सबसेट ऑफ क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी हो रहा है। इज अ सबसेट ऑफ क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स है उसी से कुछ एलिमेंट उठा के हमने एक रिलेशन लिख दिया, ठीक है। तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे देखो आपको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक रिलेशन लिख देता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे सेट ए दिया, मान लो मैंने आपको सेट ए दिया है, ठीक है। थोड़ा नया कंसेप्ट है तो समझने में थोड़ी इधर स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगी। जैसे मान लो हमने सेट ए दिया है, ठीक है, सेट ए दिया है 1 2 3 4, ठीक है। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, और एक सेट बी दिया है आपको कुछ ऐसा ही 2 3 4 5 6 7 8। देखो रैंडमली लिख रहे हैं हम, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं रिलेशन लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू, तो ए एंड बी में रिलेशन लिख रहा हूँ, बी इज इक्वल टू 2a माइनस 1, 2a माइनस 1। ये बी एंड ए में रिलेशन है, ठीक है ना। ये सेट ए है आपका और ये सेट क्या आपका बी हो रहा है। तो रिलेशन क्या, देखो ए में जो आपका क्या आ रहा है 1 2 3 एंड 4, आपका जो बी में आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, बी में जो एलिमेंट्स है दे आर, बी में एलिमेंट्स क्या हो रहा है आपके, ठीक है। देखते हैं बी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 2 3 4 5 7 8। तो पहला रिलेशन देखो, अगर मैं ए को इनपुट दे रहा हूँ 1, ए दे रहा हूँ 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1। तो ए का रिलेशन ही नहीं है, बी में -1 है ही नहीं, तो 1 का कोई रिलेशन नहीं आएगा। 2 पुट करता हूँ तो 2 2 4, 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, तो 2 इज रिलेटेड टू क्या हुआ 3 हुआ, 2 इज रिलेटेड टू क्या हुआ 3 हुआ। यहाँ पे रिलेशन की बात कर रहे हैं। अभी मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 2 6 माइनस 1, मतलब 3 इज रिलेटेड टू कितना हुआ 5 हुआ। 4 पुट किया, 4 2 8 माइनस 1, मतलब 4 इज रिलेटेड टू क्या हुआ 7। तो इसमें देखो 2 3 4 जो है आर रिलेटेड टू 3, मतलब देखो ये रिलेशन जो लिख रहा है ना यहाँ पे ए आर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपका जो है 2 इज रिलेटेड टू 3 है, मतलब 2 3 एक हो जाएगा रिलेशन। एक आ रहा है 3 5 और एक रिलेशन क्या हो रहा है आपका 4 7। तो आप अगर ए क्रॉस बी निकालते तो टोटल कितने एलिमेंट्स मिलते हैं आपको, देखो ए क्रॉस बी में इसमें कितने एलिमेंट्स है 4 है, इसमें 4 और 2 6, 28 4 कितना 4 इंटू 6, तो कितने 24 एलिमेंट्स है। तो उसमें से कुछ एलिमेंट उठा के यहाँ पे लिख दिए, तो ये क्या बने ए आर बी बने, ठीक है। ये क्या बना, उसका सबसेट बना है, ठीक है। ये उसका क्या बना हुआ है सबसेट। तो ये होता है तुम्हारा रिलेशन, क्लियर है। अभी इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे है, देखो ध्यान दो यहाँ पे, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। तो व्हाट इज अ डोमेन, डोमेन इज अ सेट ऑफ इनपुट्स वैल्यू, जो जो इनपुट दे रहे हैं उसे हम क्या बुलाएंगे, डोमेन बुलाएंगे। जो जो इनपुट देंगे उसे क्या बुलाएंगे हम, डोमेन बुलाएंगे। और जो जो आपके आउटपुट्स आ रहे हैं दे आर आपके क्या हो गए रेंज, रेंज इज योर आउटपुट। अभी ऊपर के केस में देखो इनपुट क्या क्या पॉसिबल था, ध्यान दो यहाँ पे, इनपुट था आपका 2 3 एंड 4, ये इनपुट था। तो आपका जो डोमेन होगा वो क्या रहेगा आपका 2 3 4, और वही जो आपका रेंज रहेगा, रेंज रहेगा आपका, तो जो रेंज होगा आपका यहाँ पे रेंज रहेगा आपका, रेंज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3 5 एंड 7, ठीक है ना। मतलब देखो डोमेन मतलब ये इनपुट दे रहे हैं आप, एक ये जो आपका इनपुट है, ये जो सेट ए जो आपका इनपुट हो रहा है, और जो सेट बी आपका क्या हो रहा है आउटपुट हो रहा है। तो ठीक है, कुछ बात यहाँ पे कुछ जो टर्म्स है वो डिस्कस करते हैं, ध्यान दो यहाँ पे जो इनपुट होता है ना, इनपुट ठीक है, उसी को क्या बुलाते हैं हम डोमेन, उसी को क्या बुलाते हैं हम प्री इमेज, उसी को क्या बुलाते हैं प्री इमेज। और जो आपका आउटपुट होता है, जो आपका क्या होता है आउटपुट, ये होता है आपका आउटपुट। सेट बी में क्या मिलता है आपको, आउटपुट मिलता है वहाँ पे, उसी को क्या बुलाते हैं हम रेंज, उसी को क्या बुलाते हैं रेंज, और उसी को क्या बुलाते हैं और क्या ऑब्लिक इमेज,
तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आपको आउटपुट, रेंज, इमेज ऐसा कुछ भी वर्ड आ सकता है, या इनपुट, डोमेन या प्री इमेज ऐसा कुछ वर्ड आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आगे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे टेबल भी गिवन है उन्होंने, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे जो इनपुट है वो -6, -1, 1, 5, 7 सबके सब इनपुट है। उसके लिए आउटपुट आ रहा है -4, -1, 2 एंड 4। तो ये y के वैल्यूज हो गए। तो ये डोमेन हुआ आपका, ये हुआ आपका रेंज हुआ। तो ये ऑर्डर पेयर में हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये आपका ARB रिलेशन है, A से B तक रिलेशन, ARB। क्लियर है। अभी जो सेट बी है ना, पूरा सेट बी, ये जो सेट बी होता है पूरा का पूरा सेट बी इज कॉल्ड एज द कोडोमेन। सेट बी जो है कोडोमेन बुलाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये पूरा जो सेट बी है ये क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन हो जाएगा। ये पूरा सेट बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो इसमें जो रिलेटेड है ओनली 3, 5 एंड 7 ओनली रेंज में आते हैं। बाकी जो भी है पूरा कोडोमेन है, बट ओनली रेंज में क्या आएगा, 3, 5, 7। कोडोमेन में क्या आएगा, पूरा का पूरा सेट बी आ जाएगा, ठीक है। कोडोमेन में पूरा का पूरा क्या आ जाता है आपका, सेट भी आता है। चलो आगे बात करते हैं। अभी अगला टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन क्या बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन क्या है आपका, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन मतलब उन्होंने रिलेशन में कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी और उसको फंक्शन बना दिया। तो कंडीशंस क्या अप्लाई कर दी, देखो यहाँ पे ए एंड बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज असाइनमेंट और एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। उन्होंने क्या बोला है कि हर एक ए का एलिमेंट जो है ना, देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पे ABC है और यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला सेट ए का जो हर एक एलिमेंट है उसको एक ही एलिमेंट के साथ उन्होंने असाइन किया हुआ है। देखो रिलेशन में ऐसा नहीं था। रिलेशन में क्या था, ए से कितने भी एरो जा सकते थे। एरो की बात कर रहा हूँ। देखो ए जो है अगर 1 को असाइन हुआ, ए अगर 1 को असाइन हुआ तो ए किसी और एलिमेंट को असाइन नहीं हो सकता। ए कान बी असाइन टू द 2, 3, 4, 5, 6 किसी को असाइन नहीं हो सकता। ए बस एक ही एलिमेंट के साथ असाइन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी असाइन बाय द फंक्शन। वही सेम डेफिनेशन बोली हुई है, ठीक है ना। जैसे बी है, बी 2 को एलिमेंट असाइन हुआ और सी जो है 5 को असाइन हुआ है। तो इसमें 2 कंडीशंस है। देखो डिफरेंट डेफिनेशन में बताता हूँ। पहली चीज तो क्या है, एलिमेंट ए का या जो आपका सेट ए है, सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, असाइन होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी असाइंड। उसको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी आपको। आपका जो रिलेशन था वैसा नहीं था। यहाँ पे कुछ एलिमेंट खाली भी रहते तो चलता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ABC तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, असाइंड होने चाहिए फंक्शन में। सेकंड क्या है, और दे मस्ट बी असाइंड टू सिंगल एलिमेंट। दे मस्ट बी असाइंड टू ओनली असाइंड टू सिंगल एलिमेंट्स। ये दोनों कंडीशन बस ए के बारे में लिख रहे हैं। बी के बारे में हमने कुछ कमेंट नहीं किया है, यहाँ पे ध्यान रखिए। बी के बारे में हमने कुछ कमेंट नहीं किया है। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट ए, ठीक है। तो ए जो है हर एक एलिमेंट असाइन भी होना चाहिए और वो हर एक बस एक ही एलिमेंट को असाइन होना चाहिए। मतलब ए अगर 1 को असाइन है, ठीक है, तो ए किसी और को असाइन नहीं हो सकता। बट देखो उल्टा ऐसा भी है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि ABC यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है। ए 1 को असाइन है, बी भी 1 को असाइन हो सकता है। समझ में, पीछे यहाँ से आगे 10, 15, 20 कितने भी एरो जा सकते हैं। बस यहाँ से सेट ए से आगे बस क्या जाएगा, एक एरो। मतलब 1 से इसके हर एक एलिमेंट से बस एक एरो जाएगा। मतलब 1 सी जो है 1 को असाइन हो सकता है। मतलब 1 जो है ABC तीनों को साथ में असाइन हो सकता है। बट ए जो है ये साथ में किसी 1 को छोड़ के किसी के साथ और असाइन नहीं होगा अगर 1 के साथ असाइन है। क्लियर है, अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इमेज बुलाते हैं इसको। इमेज जो है ये प्री इमेज है। ये क्या हुआ, प्री इमेज। तो और एक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, एवरी प्री इमेज मस्ट हैव ओनली 1 इमेज। एवरी प्री इमेज को क्या हो सकती है, ओनली 1 इमेज हो सकती है। बट उल्टा है, फॉर सिंगल इमेज देयर में बी सेवरल प्री इमेजेस। एक इमेज के लिए बहुत सारे प्री इमेजेस पॉसिबल है, बट एक प्री इमेज के लिए ओनली एक ही इमेज पॉसिबल होगी, ठीक है। ये आप जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको है ना अच्छे से सुनिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। कि हर एक इमेज के बहुत सारे प्री इमेजेस पॉसिबल है, बहुत सारे प्री इमेजेस पॉसिबल है, पर एक प्री इमेज का ओनली एक ही इमेज पॉसिबल है। क्लियर है, चलते आगे। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए तो आपको इसमें बताना है कि कौन से फंक्शन है और कौन से नहीं है। देखो जिसमें पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पे पहला फंक्शन है कि नहीं, क्यों है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको ये दोनों बताना है। जैसे देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 दिया हुआ और यहाँ पे -2, 1, 2, 4 दिया हुआ है। तो ये आपका इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ, वहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखो
अभी देखो ये जीरो जो यहाँ पे जीरो, ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पे जो जीरो है यहाँ से दो एरो जा रहे हैं, देखो ये एक एरो जा रहा है और एक एरो जा रहा है। ऑलरेडी हमने बताया था कि यहाँ से बस एक ही एरो जा सकता है, तो ये क्या नहीं रहेगा, आपका फंक्शन नहीं रहेगा। सेकंड चीज़ पे आते हैं। देखो पहली कंडीशन है कि हर में से हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, जो कि है, चारों के चारों रिलेटेड है। सेकंड कंडीशन एक ही एरो जाना चाहिए, जो भी जा रहा है आगे। आगे देखो आगे किसके पास जा रहा है वो मैटर नहीं करता, बस अपनी कंडीशन सेट ए से रिलेटेड है, सेट बी से हमारे कोई भी कंडीशन रिलेटेड नहीं है। आप देख लो वापस, हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन है, इट इज ओनली रिलेटेड टू सेट ए। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखो, इसकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि वन रिलेटेड नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ये वाला फंक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, इनपुट इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहली वाली कि सबके सब एलिमेंट्स क्या है, रिलेटेड है। उसके बाद हर में से एक ही एरो जा रहा है, हर एक एलिमेंट से कितने एरो जा रहे हैं, एक ही एरो जा रहा है, जो कि सेकंड कंडीशन भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। तो ओनली ये दोनों क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, ये दोनों फंक्शन नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला वाला देखो, यहाँ पे बी जो यहाँ पे रिलेटेड नहीं है तो फंक्शन नहीं है। ये भी यहाँ से दो एरो जा रहा है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन रहेगा और ये भी क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। तो सी एंड डी फंक्शन है, बाकी नहीं है। तो देखो डोमेन एंड इसकी जो बात की थी हमने फंक्शन में, देखो जब डोमेन की बात हो रही थी तो फंक्शन में ये क्लियर है कि सेट ए जो है पूरा का पूरा रिलेटेड होता है। तो हमें पता है कि जब डोमेन क्या लिखते हैं, जो सेट ए के रिलेटेड है उसको हम डोमेन लिखते हैं। बट फंक्शन के डेफिनेशन अकॉर्डिंग सेट ए का तो हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। तो डोमेन इस केस में सीधा सीधा क्या आ जाता है, सेट ए आ जाता है। ठीक है, बस इस केस में सेट ए क्या आ जाता है, सीधा सीधा आपका क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। इस क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूँ। और जो आपका रेंज है वो तो वही रहेगा, जो बी के रिलेटेड है वो क्या आ जाएंगे, 2 4 6 है इस केस में, तो वो क्या आ जाएंगे, आपके रेंज में आ जाएंगे। और कोडोमेन भी क्या आपका, सेट बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। सेट बी क्या होता है आपका, कोडोमेन। क्लियर है? चलो आगे चलते फिर। ये डोमेन एंड कोडोमेन की यहाँ पे डेफिनेशन आपको वापस एक्सप्लेन की हुई है, आप चाहिए तो पॉज करके वापस ये पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखो डोमेन में कुछ कंसेप्ट है। तो देखो फंक्शन का जो कंसेप्ट है ना, आप अगर 9 10 का भी बुक देखोगे ना, तो फंक्शन का जो कंसेप्ट है उन्होंने फंक्शन मशीन जैसे मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। फंक्शन मशीन जैसे मतलब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि फंक्शन जो है एक मशीन जैसे काम करता है। मतलब आप यहाँ से कुछ इनपुट दे रहे हो, यहाँ से कुछ इनपुट दे रहे हो, तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। जैसे स्क्वायर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, आप इसको खाने को 1 दे रहे हो तो आउटपुट में 1 देगा। जैसे आप इनपुट में 2 दे रहे हो तो आउटपुट में क्या देगा, 4 देगा। जैसे इनपुट में 10 दे रहे हो तो आउटपुट में 100 देगा। मतलब जो भी आप उसको इनपुट दे रहे हो या जो रॉ मटेरियल दे रहे हो उसका क्या करेगा, स्क्वायर करके बाहर देगा। तो एक होता है इनपुट, उसी को हम डोमेन बुलाते हैं, और जो आउटपुट आता था उसको हम क्या बुलाते थे, रेंज बुलाते थे। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कुछ मशीन्स होते हैं जिसमें सब कुछ इनपुट पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलर इनपुट ही चलते हैं। तो वैसे ही फंक्शन जो होता है, हर एक फंक्शन को सब इनपुट नहीं चलते हैं। ठीक है, हर फंक्शन को सब इनपुट नहीं चलते। जनरली जो कुछ फंक्शन में इनपुट्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है। जनरली देखो जो लिमिट इनपुट्स होते हैं, रियल नंबर्स की इसमें बात की जाती है। जो भी इनपुट की बात होती है रियल नंबर्स में, तो रियल नंबर्स तो बहुत बड़े होते हैं, मतलब सब कुछ पुट करके चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो हम उल्टा चेक करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि क्या पॉसिबल नहीं है, मतलब क्या इनपुट देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन सा मतलब उसमें पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखो y इज इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/x दिया है। तो इसको अगर चेक करना है, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 1/0 अलाउड ही नहीं होता है, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, नॉट अलाउड, ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे जो x है, x यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल समझते हो ना आप, उसके बहुत सारे नंबर्स मतलब इनपुट होते हैं। तो x जो यहाँ पे बस क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। वही प्रॉब्लम है, x जीरो हो जाएगा तो मैथ्स में अलाउड ही नहीं होगा। तो x जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो उसमें से क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स का कंसेप्ट देखा था ना। रियल नंबर में तो सब कुछ आ जाता है, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। तो उसमें से मैंने जीरो ही हटा दिया, तो क्या बच जाएगा, बाकी सब एलिमेंट्स। तो बाकी सब कुछ इनपुट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम इस सेकंड में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x-2 दिया हुआ है। तो x-2 क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। तो x इज कांट बी इक्वल्स टू 2। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 2। ठीक है, वैसे ही लास्ट वाला है। ठीक है, लास्ट वाला क्या हो रहा है आपका, x+2 इंटू x-3 कांट बी इक्वल्स टू 0। तो x कांट बी इक्वल्स टू -2 एंड 3। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट -2 एंड 3। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, अगले इस पे चलते हैं।
देखो अभी और एक है कि स्क्वायर रूट जो होता है आपका, स्क्वायर रूट का कंसेप्ट भी पता होगा आपको। स्क्वायर रूट जो होता है उसमें ओनली ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो नंबर चलते हैं, मतलब जीरो चलेगा या ग्रेटर दैन जीरो चलेगा, निगेटिव नंबर्स नहीं आता है। मतलब देखो यहाँ पे जो आपका x-2 है ये इट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में? और क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 5-3x दिया हुआ है। तो मतलब क्या है, ये 5-3x जो है इट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, 3x इज लेस दैन इक्वल टू 5 हो जाएगा। देखो ये उल्टा शिफ्ट किया है, इसके वजह से उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। तो x मस्ट बी लेस दैन 5/3 होना चाहिए। मतलब जो भी इनपुट है वो 5/3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस केस में जो भी इनपुट था 2 से क्या होना चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था। ठीक है, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं अभी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे फॉर द फंक्शन फाइंड द रेंज एंड डोमेन। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ डोमेन। तो देखो यहाँ पे फंक्शन जो दिया है यहाँ पे 2x+1 दिया हुआ है और डोमेन दिया हुआ है यहाँ पे, उन्होंने रेंज फाइंड करना है आपको। तो ये हुआ आपका डोमेन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका रेंज। ये सेट ए है, सेट बी है, ठीक है ना। तो डोमेन हमें पता है, सेट ए जो होता है पूरा का पूरा डोमेन होता है। सेट ए जो होता है पूरा का पूरा क्या होता है, डोमेन होता है। तो ये मान लो रियल नंबर का सेट है, जो अपना रिक्वायर्ड है वही लिखते हैं रेंज में। ठीक है, जैसे मैं y इक्वल टू फंक्शन क्या गिवन है उन्होंने, 2x+1 गिवन है। तो मैं -3x की जगह अगर मैं -3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 - 3 -6 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, तो देखो कौन किससे रिलेटेड हो रहा है, अच्छे से देख लीजिए। आपका यहाँ पे जो आपका -3 है इज रिलेटेड टू क्या हो रहा है, -5। उसके बाद मैं क्या पुट कर रहा हूँ, -2। तो -2 पुट करूंगा तो -2 मतलब -3 हो जाएगा। तो -2 रिलेटेड टू क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए अच्छे से। -1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो -1 इज रिलेटेड टू -1। 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1 आ जाएगा। वैसे ही मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या मिल जाएगा आपको, आई थिंक 2 3 जा 6 7 मिल जाएगा, सही है ना। और लास्ट में क्या है, ओके एक मिनट, 2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 5, 7 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। और 3 पुट किया तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका, ये पूरा का पूरा जो हुआ आपका क्या हुआ, रेंज हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या आ रहा है, रेंज। कोडोमेन जनरली जो होता है ना क्वेश्चन में मतलब दिया होता है, जैसे रियल नंबर होता है या ऑल नेचुरल नंबर्स होता है या ऑल रियल नंबर्स इंटीजर्स होता है। ठीक है, वो ऑलरेडी मेंशन किया होता है, आपको जनरली रेंज ही फाइंड करना है। तो कोडोमेन का भी फाइंड आउट करने के लिए नहीं आता क्वेश्चन में। तो ये सेम क्वेश्चन हुआ, आप देख लीजिए, प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है ये, बाद में देख लीजिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं अभी। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। तो उन्होंने पहला जो बनाया है उसमें से 1 1 फंक्शन है। तो आपको नाम पढ़ के ही समझ गया होगा कि 1 1 फंक्शन मतलब क्या है कि हर एक प्री इमेज, देखो अभी इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली बता रहा हूँ। हर एक इमेज के लिए देखो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एवरी इमेज हैज सेवरल प्री इमेजेस, कैन बी सेवरल प्री इमेजेस, मतलब इमेज के सेवरल प्री इमेजेस हो सकते हैं। बट जब हम 1 1 की बात करते हैं तो हर एक इमेज की बस एक ही क्या हो सकती है, प्री इमेज हो सकती है। मतलब यहाँ से अगर एक आगे एरो जा रहा है तो वहां से भी पीछे क्या आएगा, एक ही एरो आएगा। तो उसे क्या बुलाते हैं, 1 1। मतलब यहाँ का जो एक एलिमेंट है उसके एक ही एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो, और यहाँ का भी 1 एलिमेंट यहाँ से 1 एलिमेंट से रिलेटेड हो। समझ में आया, तो इसे बुलाते हैं 1 1 फंक्शन। और जो 1 1 नहीं होता उसे क्या बुलाएंगे, ऑफकोर्स -1 बुलाएंगे। तो जैसे देखो 1 जो है ए से रिलेटेड और बी भी 1 से रिलेटेड है। ठीक है, और सी किससे रिलेटेड, 4। एक भी एलिमेंट अगर एक से ज्यादा मतलब एक ही किसी भी एक एलिमेंट के एक से ज्यादा प्री इमेजेस है, किसी भी एक इमेज के एक से ज्यादा प्री इमेजेस है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, एक भी एलिमेंट के रहेंगे तो भी ओके, कोई इश्यू नहीं हमें। तो ये कोडोमेन बोला है यहाँ पे। रेंज तो हमें पता है 1 2 3 है, इस केस में रेंज क्या आ जाएगा, 1 and 4 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से कंसेप्ट। और डोमेन तुम्हारा तो एबीसी है, बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन तो फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद आता है ऑन टू एंड इनटू। तो ऑन टू इनटू में क्या होता है, देखो ऑन टू का डेफिनेशन बहुत ईजी है, जब आपका रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो जाता है। मतलब जो बी के, देखो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ए के सब एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द ऑन टू फंक्शन सेट बी के भी सब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। जब सेट बी के भी सब एलिमेंट्स रिलेटेड है तो उसे क्या बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं उसको, ऑन टू फंक्शन। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका कोडोमेन हो जाता है। और रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, मतलब एक भी एलिमेंट अगर बच रहा है जो रिलेटेड नहीं किसी से तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। मतलब रेंज क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाएगा। रेंज इस सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, कोडोमेन। उस केस में क्या हो जाता है, इनटू फंक्शन हो जाता है, उसे क्या बुलाते हैं, इनटू फंक्शन।
आपका जो ऊपर वाला था ना ये वाला 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बुलाते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव भी बुलाते हैं, ये वर्ड भी आता है कभी कभी, और इसको नॉन इंजेक्टिव भी बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं? नॉन इंजेक्टिव। सेम थिंग ऑन टू जो होता है, ऑन टू इट इज कॉल्ड एज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या बुलाते हैं? सर्जेक्टिव। एग्जाम में डायरेक्टली सर्जेक्टिव फंक्शन नाम आता है कभी कभी, इसलिए बता रहा हूँ, ये नॉन सर्जेक्टिव होता है, ठीक है। चलो आगे चलते फिर। देखो यहाँ पे 4 डायग्राम्स दिए। पहला जो है यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल जो है आपके रोज जो है, इसमें इंजेक्टिव नॉन इंजेक्टिव लिखा हुआ है। इंजेक्टिव नॉन इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1, और ये क्या आ जाएगा? मेनी 1 आ जाएगा, ठीक है, मेनी 1। और सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑन टू। ऑन टू मतलब क्या होता है? डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज इक्वल है, और ये क्या होता है? नॉन सर्जेक्टिव मतलब इनटू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंजेक्टिव मतलब क्या है? 1 1 होना चाहिए जो है, और सर्जेक्टिव मतलब बी के सब एलिमेंट्स भी रिलेटेड होना चाहिए, सही है, मतलब डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज इक्वल है। सेकंड वाला देखो 1 1 तो है सब और एक एलिमेंट ऐसा कि जिसकी कोई इमेज प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? इनटू बन जाएगा। थर्ड वाला देखो यहाँ पे, थर्ड में क्या हो रहा है? ये मेनी 1 तो हो रहा है क्योंकि सी के 2 प्री इमेजेस है, ठीक है, और क्या हो रहा है? सबके सभी रिलेटेड, इसलिए क्या बन जाएगा? ऑन टू। इसमें देखो इसके बी के 2 प्री इमेजेस भी है एंड ए एंड डी के इमेजेस भी नहीं है, प्री इमेजेस भी नहीं कोई, तो इसलिए क्या बन जाएगा? इनटू भी बन जाएगा और साइमल्टेनियसली मेनी 1 भी बन जाएगा, मतलब नॉन इंजेक्टिव भी है एंड नॉन सर्जेक्टिव भी है, फोर्थ वाला। क्लियर है? अगला कंसेप्ट देखो, अभी डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, उसमें इट्स मतलब बोलने के लिए ऐसा भी बोला जाता है कि इट इज़ अ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन होती है, जो ओरिजिन से पास होती है, उसके अक्रॉस अगर कोई फंक्शन का तुम रिफ्लेक्शन लेते हो, देखो समझने के लिए इजी है। मान लो ये फंक्शन है, ऐसा कुछ जा रहा है ये, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है कुछ, ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट और ये एफ ऑफ एक्स है। तो इसका अगर मैं मान लो ये जो वाई इक्वल टू एक्स की जो लाइन है आपकी ना, वाई इक्वल टू एक्स की लाइन, ये वाई इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये एज ए मिरर काम कर रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ आ जाएगा, सही है ना। इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये डेफिनेशन है। तो हमारे लिए बस सिंपल क्या होता है, जब भी आपको इनवर्स निकालना है, आप क्या करो? y की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दो और x की जगह क्या कर दो? y सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंप्लीफाई फॉर y। जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया आपको, जैसे एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू आपको दिया है 7x माइनस 4, y इक्वल टू क्या दिया है आपको? 7x माइनस 4। आपको क्या निकालना है? इसका इनवर्स है, तो x की जगह आपका हो जाएगा y की जगह x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा? 7y माइनस 4 एंड सिंप्लीफाई फॉर y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 4 डिवाइड बाई 7, ये बना आपका एफ इनवर्स ऑफ x। दैट्स इट, इतना सिंपल है। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो y इज इक्वल टू जैसे दिया आपको 3x माइनस 2 दिया हुआ है, तो आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो y की जगह x हो जाएगा, x की जगह y हो जाएगा, और y के लिए सिंप्लीफाई करके क्या हो रहा है? x प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये बना आपका एफ इनवर्स। क्लियर है? तो इनवर्स फंक्शन का मतलब ज़्यादा कंसेप्ट डिटेल में नहीं है आपको, तो इतना ही हम लेंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको है ही नहीं। तो आगे कुछ क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस के लिए, देख लेना। तो ठीक है, ये सेशन कंप्लीट करते हैं। पॉसिबल हुआ था उसके ऊपर भी हम टेस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिए। बाकी के जो भी वीडियो है उसमें पिछले टेस्ट गिवन है, आप देख लीजिए प्लीज़। थैंक यू।